हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है एमकॉम फर्स्ट सेम के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड थ्योरी सब्जेक्ट के ऊपर। गाइस, इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस 3 इयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उनके आंसर्स सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन रहेगा। और अगर आप लोग आज हमारे चैनल पर फ्रेंड्स पहली बार विजिट कर रहे हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे चैनल पे इंस्टाग्राम की हमने आईडी का लिंक यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग हमें वहाँ पे बता सकते हैं। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रीवियस 3 इयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सारे के सारे कवर करेंगे, यानी कि चारों यूनिट्स। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्सनैलिटी क्या होती है, एक इंसान की पर्सनैलिटी क्या होती है। इसके वेरियस फैक्टर्स बताने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल की। ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ तक का कि अफेक्ट कैसे करते हैं पर्सनैलिटी को और पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या है, ये मैंने ना आपको बीकॉम में भी करवाया। जैसे आप एमकॉम फर्स्ट सेम में हो वैसे ही बीकॉम फर्स्ट सेम में आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, उसमें भी हमने पर्सनैलिटी का टॉपिक कवर किया। मैंने 2 दिन पहले ही उसकी वीडियो बनाई है। पहले मैं आपको उसकी क्लिप दिखाती हूँ जिसमें मैंने पर्सनैलिटी का मीनिंग और उसके फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं, आप उसको समझिए। आफ्टर दैट मैं आपको इसका आगे का क्वेश्चन क्या है बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी और इसके रेलेवेंस समझाऊंगी। ये पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, पिछले 3 सालों में रिपीट हुआ है। तो अगर आप इसका आंसर ध्यान से समझेंगे तो आपका एक क्वेश्चन यूनिट 1 में जो आपको अटेम्प्ट करना है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग देख लीजिए इसकी क्लिप पर्सनैलिटी की कि पर्सनैलिटी क्या होती है। आफ्टर दैट मैं आपको बिग 5 थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ। पर्सनैलिटी क्या है, इसके क्या मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं। पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल की ऑर्गेनाइजेशन में इसको एग्जांपल के साथ बताना है। 2023, 2022 एंड 2021 में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसका हम क्या क्या टॉपिक करेंगे, मीनिंग, फैक्टर्स, इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप लोगों ने बिल्कुल शांति से इस क्वेश्चन को भी सुनना है। ठीक है, कॉपी पेन पे नोट जरूर करते जाइएगा। सबसे पहले क्या आता है कि हमारी इसकी इंट्रोडक्शन क्या है पर्सनैलिटी की। एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होता है। हर बंदा जो एक कंपनी में वर्क करता है हर कोई दूसरे इंसान से डिफरेंट है। कुछ लोग बहुत बातें करते हैं, कुछ लोग चुप रहते हैं, कुछ लोग काम होते हैं तो कुछ लोगों को प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, कुछ लोग इजीली स्ट्रेस हो जाते हैं। सो ये डिफरेंस है जो लोगों के बिहेवियर में, दैट डिफरेंट कि हाउ वी थिंक, हाउ वी फील एंड हाउ वी बिहेव, क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी की वजह से। सिंपल वर्ड्स में कहे तो पर्सनैलिटी एक तरह से हमारा सिग्नेचर स्टाइल होता है। ये हमें दूसरों से अलग बनाता है, ये हमें हम बनाता है। ठीक है, ये हमें बाकियों से अलग बनाता है। तो पर्सनैलिटी क्यों मैटर करती है, व्हाई इट मैटर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पर्सनैलिटी डिसाइड करेगी कि आप उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे वर्क करोगे, कैसे आप उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करोगे, कैसे आप लोगों के साथ डील करोगे, कैसे आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे अपने काम के लिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल दी गई है जैसे कि 2 डिलीवरी बॉयज़ हैं, उन दोनों की सेम कंपनी है। ठीक है, एक डिलीवरी बॉय बहुत ही पोलाइट है और सबसे हंस के बात करता है, कस्टमर हमेशा उसको अच्छे रेटिंग देते हैं, अच्छे रिव्यू देते हैं। और इसी की ऑपोजिट जो दूसरा हमारा डिलीवरी बॉय है वो बहुत ही रूड है और कस्टमर उसके अगेंस्ट हमेशा कंप्लेंट करते हैं। दोनों की कंपनी सेम है, सेम जॉब है, सेम यूनिफॉर्म है, पर रिजल्ट कहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, दोनों की पर्सनैलिटी अलग है। एक बहुत ज़्यादा रूड है, एक बहुत ज़्यादा पोलाइट है। सो आई होप आपको पर्सनैलिटी का डिफरेंस क्लियर है। अब पर्सनैलिटी क्या होती है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है। पर्सनैलिटी होती है टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ आवर थॉट्स, आवर फीलिंग्स, आवर हैबिट्स एंड आवर एक्शन, जो कि हमें बाकियों से यूनिक बनाते हैं। की पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न रखने हैं, यानी कि इट इज़ यूनिक फॉर एवरी पर्सन। पर्सनैलिटी हर बंदे की यूनिक होती है। 2 लोग कभी भी सेम पर्सनैलिटी के नहीं हो सकते। नो 2 पीपल हैव द एग्जैक्ट सेम पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी है वो एवरीडे चेंज नहीं होती, पर टाइम के साथ धीरे धीरे वो ग्रो ज़रूर होती है और ये आपके वर्क को अफेक्ट करती है, रिश्तों को अफेक्ट करती है, रिलेशनशिप्स को आपके अफेक्ट करेगी जो भी आपकी पर्सनैलिटी होगी। अब मेजर क्या डिटर्मिनेंट्स या क्या फैक्टर्स हैं पर्सनैलिटी के। पर्सनैलिटी डज नॉट कम फ्रॉम जस्ट वन थिंग। सिर्फ एक चीज़ से आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं होती है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन होती हैं। जैसे किसी भी खाने को बनाने के लिए एक रेसिपी की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए प्रॉपर कंबाइंड फैक्टर्स की नीड होती है। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर आता है हेरिडिटी, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स।
बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसे कि सम पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, जो हमारी पर्सनैलिटी का कुछ हिस्सा है हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है या हमें हमारी फैमिली के जीन से मिलता है। फिजिकल फीचर्स लाइक हमारी हाइट क्या होगी, स्किन टोन क्या होगा, बॉडी टाइप क्या होगी, ये सब हेरिडिटी के अंदर आता है। इवन बेसिक टेम्परामेंट यानी कि हमारी कामनेस, या हम गुस्से वाले हैं या हम शर्मीले हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कि एग्जांपल दी गई है पेरेंट जो कि नेचुरली एनर्जेटिक है, तो ऑब्वियस है उनके बच्चे भी हाईली एनर्जी लेवल के होंगे। ठीक है, इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन जॉब्स जैसे कि स्पोर्ट्स है, आर्मी है या मॉडलिंग है, यहाँ पे आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका जो बायोलॉजिकल फैक्टर है कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होगा आपकी पर्सनैलिटी में। अगर आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बायोलॉजिकल फैक्टर में आपके पास ये हायर एनर्जी वाला फैक्टर नहीं है, जैसे आपको अगर स्पोर्ट्स कोटा में जॉब चाहिए, आर्मी में चाहिए या मॉडलिंग में चाहिए, तो आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हायर एनर्जी होनी चाहिए। तो ये फैक्टर यहाँ पे आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सेकंड फैक्टर जो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है दैट इज इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप पले बड़े हुए हो, जहाँ पे आप विच वी ग्रो, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, कल्चर या नेबर्स। ठीक है, पर्सन का बिहेवियर या उसका कॉन्फिडेंस या उसकी सोशल स्किल शेप होती हैं उसके इन्वायरमेंट से, कि किस इन्वायरमेंट में वो पला बड़ा है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि एक बच्चा है, रेज है, एक पॉजिटिव इनकरेजिंग घर में पला बड़ा है, उसका कॉन्फिडेंट इतना बढ़ाया गया है, मतलब उसको किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया गया, उसको बोला गया कि जो भी वो करता है करो। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है जो ओपन माइंडेड होते हैं, किसी भी तरह के इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं क्विकली। ठीक है, चाहे जितना मर्जी डिफरेंट वर्क कल्चर हो वो उसके ईजिली अडेप्ट कर लेंगे। सो ऐसी पर्सनैलिटी की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड फैक्टर आई होप क्लियर है कि पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए इन्वायरमेंट फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आती है सिचुएशन। सिचुएशन कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनैलिटी को चेंज कर देती है। सिचुएशंस कैन चेंज हाउ वी बिहेव टेम्परेरी होता है, पर ये हमारी पर्सनैलिटी को परमानेंट इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कि एक पर्सन है बहुत बोलता है घर पे, पर वो बाहर जाके स्ट्रेंजर्स के सामने एकदम चुप हो जाता है। ठीक है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। कुछ लोगों के सामने हम बहुत खिल के हंसते हैं और कुछ लोगों के सामने हम एकदम चुप रहते हैं। एग्जाम्पल दी गई है, वन अ कॉन्फिडेंट स्पीकर में बिकम नर्वस, अगर उसको एक बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो वो भी नर्वस हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंट स्पीकर भी बड़ी प्रेजेंटेशन देते टाइम कहीं ना कहीं नर्वस हो जाता है। तो सिचुएशन डिपेंड करती है कि सिचुएशन क्या है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको डेडलाइंस आएंगी, इमरजेंसीज दी जाएंगी। ठीक है, सेलिब्रेशंस कहीं ना कहीं आपको ऑब्वियस है, डेडलाइंस में आप लोग अलग बिहेव करोगे, जो सेलिब्रेशंस है वहाँ पे आप लोग अलग बिहेव करोगे यूजुअल से। तो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करेगी आपकी पर्सनैलिटी, ये भी आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा फैक्टर है। फोर्थ है कल्चर फैक्टर, कि आपका कल्चर कैसा है, यानी कि कस्टम्स क्या है, आपके बिलीव्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, जहाँ पे आप पले बढ़े। कल्चर्स अफेक्ट करते हैं हमारे कम्युनिकेशन के स्टाइल को, हमारी ड्रेसिंग सेंस को और हमारी सोच को। एग्जाम्पल दी है, कुछ कल्चर्स में बीइंग डायरेक्टली बात करना अच्छा होता है, पोलाइटनेस अच्छी होती है, प्रेफर किया जाता है, मतलब किसी से बात करो पोलाइटली करो। कईयों में नहीं होता है। ठीक है, कई लोग अनजानों से बात ही नहीं करते हैं। सो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चरल अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीम वर्क। अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ वर्क करना है तो आपको हर कल्चर की अवेयरनेस होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अलग अलग टीम वर्क मतलब ह्यूमन बींग स्टाफ के साथ वर्क कर रहे हो, देन यू हैव द नॉलेज अबाउट कल्चरल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्या है आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए फैक्टर, फैमिली एंड द सोशल फैक्टर्स। फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं, उनकी पेरेंटिंग का जो स्टाइल है, उनका जो सोशल सर्कल है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए। जैसे कि अगर कोई स्ट्रिक्ट फैमिली है तो डेफिनेटली उनमें जो बच्चा होगा या जो भी इंडिविजुअल होगा वो स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन में रहने वाला होगा। फ्रेंडली फैमिलीज होंगी तो वो एक क्रिएटिव, रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल को बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी पेरेंटिंग का स्टाइल क्या है, आपको स्ट्रिक्ट पेरेंट मिले हैं या फ्रेंडली फैमिली है आपको। अगर आपकी फैमिली फ्रेंडली है देन डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करोगे, रिस्क लोगे अपने काम में। एग्जाम्पल जैसे कि एक फैमिली है वो ऑनेस्टी सिखाती है अपने बच्चों को, पंचुअलिटी सिखाती है, तो जो पर्सन है इज लाइकली टू कैरी उन्हीं जो पंचुअलिटी और ऑनेस्टी है उसको अपने वर्क प्लेस पे भी लेके जाएगा, कैरी करेगा कि हाँ मैंने इसी ऑनेस्टी के साथ वर्क करना है। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ विश करते हैं कि एम्प्लॉयज़ विद स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़, वो जो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ वाले बंदे होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के भी रूल्स और डेडलाइंस को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, हैंडल करते हैं और उनको फॉलो कर पाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर कौन से होते हैं, यानी कि आपकी हेल्थ, फिटनेस और अपीयरेंस, कहीं ना कहीं ये भी आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है, इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि एक हेल्दी और एक्टिव एम्प्लॉय है उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा।
ठीक है। एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, तो ये भी पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो पर्सनैलिटी के कौन कौन से फैक्टर्स हमने देखे, फर्स्ट हेरिडिटी यानी कि बायोलॉजिकल, सेकंड इन्वायरमेंट फैक्टर, थर्ड सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बिहेव करोगे, फोर्थ कल्चर कैसा है, फैमिली एंड सोशल, एंड फिर लास्ट फिजिकल फैक्टर। के बाद देखिए फ्रेंड्स, टॉपिक क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें पर्सनैलिटी को अगर हम समझ लेते हैं अपने स्टाफ की तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। देखिए, नोइंग अबाउट एम्प्लॉयज़ पर्सनैलिटी एक तरह से गाइड बुक की तरह आपके लिए वर्क करेगी। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ लेते हैं, उस पर अच्छे से आप वर्क करते हैं, तो आप अपने स्टाफ को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसकी अब बात करें तो इंपॉर्टेंस क्या आती है, अगर आप अपने स्टाफ की पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस बनती है कि आप राइट पर्सन को राइट जॉब पे अपॉइंट कर पाओगे। मैचिंग पर्सनैलिटी जो आपकी जॉब के अकॉर्डिंग होगी, अगर आप उसके अकॉर्डिंग, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अपने स्टाफ को जॉब दोगे, देन डेफिनेटली आपके स्टाफ की परफॉर्मेंस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपका कोई एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, फ्रेंडली है, तो आप उसको सेल्स के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर ड्यूटी लगा सकते हो कि आप सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क करोगे। इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो वहाँ पे अच्छे से वर्क कर पाएगा, उसकी पर्सनैलिटी वैसी है। और अगर इसी के ऑपोजिट एक क्वाइट और डिटेल फोकस पर्सन है, तो आप उसको डाटा एनालिसिस, अकाउंटेंट, ऐसी जॉब्स दे सकते हो। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है कि बेटर कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि आप अपने स्टाफ की पर्सनैलिटी को अच्छे से जानते हो। तो अगर आप किसी बंदे को अच्छे से जानते हो कि वो शाय है, ओपन है या अग्रेसिव है, तो ये आपको हेल्प करेगा चूज करने में कि आप किस तरीके से, कौन सा तरीका सही है उस अपने स्टाफ से बात करने के लिए, राइट वे टू टॉक टू देम। थर्ड इंपॉर्टेंस, आप किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े को इजीली मैनेज कर पाओगे, क्योंकि आपको आपके ईच स्टाफ मेंबर की पर्सनैलिटी के बारे में पता है, आप उसको समझते हो। तो पर्सनैलिटी अवेयरनेस आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी कि आप प्रॉब्लम्स को स्पॉट कर पाओ, फाइंड आउट कर पाओ और उनको इजीली सॉल्व कर पाओ। ये थी तीन इंपॉर्टेंस। फोर्थ इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं, मोटिवेशन। डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से वो मोटिवेट होंगी। कुछ स्टाफ मेंबर्स चाहेंगे कि उन्हें पब्लिकली प्रेज किया जाए, तो कुछ चाहेंगे कि हमें प्राइवेटली शाबाशी दी जाए, पब्लिक में ढिंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, टीम वर्क बिल्ड होगा, क्योंकि एक जो अच्छी टीम होती है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ का मिक्सड होता है। एक लीडर होता है, एक थिंकर होता है, एक डूअर होता है, एक क्रिएटिव माइंड होता है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक बंदा होगा जो आइडिया लेके आएगा उस प्रोजेक्ट का, अनदर पर्सन होगा जो उस आइडिया को प्लान में कन्वर्ट करेगा, एंड द थर्ड वन उस प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। काफ़ी सारे पर्सनैलिटीज़ को मिला के एक टीम बिल्ड होती है, और जो टीम मिलके एक प्रोजेक्ट पे वर्क करती है, तो टीम वर्क बिल्ड होता है। इंपॉर्टेंस पर्सनैलिटी की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि स्ट्रेस रिड्यूस होता है। अगर आप अपने स्टाफ की पर्सनैलिटी को अच्छे से जानते हो, देन यू गिव देम द वर्क, तो आप उनको ऐसा काम दोगे जिस काम को करके वो उस काम को एंजॉय करेंगे, और आप अपने स्टाफ को अच्छे से हैंडल भी कर पाओगे। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी के साथ रिटेन रहेंगे, टिके रहेंगे। वो आपकी कंपनी में जॉब्स को छोड़ के जाएंगे नहीं, क्योंकि आपने उनको जो भी ऐसी दी है जो उनकी पर्सनैलिटी से मैच करती है, जिस काम को करते हुए उनको खुशी मिलती है, तो वो आपकी कंपनी को छोड़ के कभी जाएंगे ही नहीं। एंड इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने इसका पर्सनैलिटी का मीनिंग और इसके वेरियस फैक्टर्स को अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं कि बिग 5 थ्योरी क्या है पर्सनैलिटी की और इसके रेलेवेंस क्या है। बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी गाइस, बिग 5 थ्योरी को ना 5 फैक्टर मॉडल भी कहते हैं। ये एक मोस्ट वाइडली यूज होने वाला या एक्सेप्टेड मेथड है, ठीक है, जिसको किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को समझने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी इंसान की अगर हमें पर्सनैलिटी को समझना है ना, तो हम बिग 5 थ्योरी मेथड का यूज़ करेंगे, कि 5 थ्योरी के जो मेथड्स हैं इनके थ्रू हम इंसान की पर्सनैलिटी को पता कर सकते हैं कि उसकी क्या पर्सनैलिटी है। यह हमें सजेस्ट करता है कि जो इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी है, इन 5 ब्रॉड डिमेंशंस का यूज़ करके आप समझ सकते हो या उसको किसी दूसरे बंदे को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये बंदे की पर्सनैलिटी ये हो सकती है। ये जो डायमेंशंस है या ये जो 5 फैक्टर्स हम यहाँ पे देखेंगे, ये कैप्चर करते हैं मेजर वेरिएशंस को, यानी कि मेजर चीज़ों को ये नोटिस करते हैं कि एक इंसान का बिहेवियर क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं। ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये ऑफ्टन रिमेंबर बाय एक्रोनियम ओशियन के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स की हेल्प से या बिग 5 थ्योरी की हेल्प से आप किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को समझ सकते हो। अब ये 5 फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी कि आप ओपन हो किसी भी तरह की नई चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। आप चाहते हो
हो कि मैं नई-नई चीज़ें क्रिएटिविटी करूँ, मैं इमेजिनेशन करूँ, आप में क्यूरियोसिटी है, आप नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हो। अब अगर तो आपके अंदर हाई ओपननेस है, यानी कि आप हाईली क्रिएटिव हो के चाहते हो कि मैं नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस करूँ, तो आप इमेजिनेटिव हो गई, एडवेंचर करना चाहोगे, आप ओपन माइंडेड हो किसी भी तरह की चीज़ को अप्लाई करने के लिए या कह सकते हैं ट्राई करने के लिए। बट अगर आपकी जो ओपननेस है वो लो है, यानी कि आप ओपन नहीं हो इतने, आप कम इमेजिनरी दुनिया में आते हो, आप प्रैक्टिकल हो, आप रूटीन ओरिएंटेड हो कि मुझे रोज़ सेम काम करना है, मैं नया कुछ नहीं करना चाहता, ठीक है? आप चेंजेस को एक्सेप्ट करने से रेसिस्ट कर देते हो। सबसे पहली चीज़ जो बिग 5 थ्योरी की आती है कि आप ओपन हो कि नहीं हो, कोई नई चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए आप कितने उत्साहित हो या पुरानी चीज़ों पे ही टिके रहना चाहते हो, फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिवनेस, यानी कि डिसिप्लिन कितना है आप में। आप सेल्फ डिसिप्लिन बंदे हो, ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप ऑर्गेनाइज रहते हो, आपकी डिपेंडेबिलिटी क्या है, आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है या नहीं है। अब अगर तो आप हाई डिसिप्लिन बंदे हो तो आप ऑर्गेनाइज रहोगे, आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानोगे हर काम के लिए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप हार्ड वर्किंग काम करोगे, ठीक है, पूरा अपना हार्ड वर्क लगाओगे। बट अगर आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है तो आप केयरलेस हो, आप इम्पल्सिव हो, आप लेस रिलायबल हो, आप पे मतलब कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं आप पे सौंप सकता कि आपके भरोसे वो रह के कोई भी काम कर सकता है, नहीं, ठीक है। तो ये बिग 5 थ्योरी का सेकंड मॉडल या सेकंड फैक्टर बोल सकते हो। सबसे पहले कि आप कितने क्रिएटिविटी के लिए ओपन हो, सेकंड आप डिसिप्लिन हो या नहीं हो, थर्ड आप सोशलेबल हो यानी कि सोसाइटी के साथ यानी कि एक्स्ट्रोवर्जन हो, सोशली आप कैसे बिहेव करते हो, लोगों के साथ रहना पसंद करते हो या अकेले में रहना पसंद करते हो, ठीक है। रेफर्स टू सोशलेबिलिटी, एनर्जी या टेंडेंसी टू सीक स्टिम्युलेशन फ्रॉम अदर्स, कि आप कैसे बिहेव करते हो ग्रुप में या सिंगल रह के, आप कैसे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। अगर तो आप हाई सोशलेबल हो यानी कि लोगों के साथ अच्छे से काम करते हो तो आपको आउटगोइंग, टॉकेटिव, असर्वेटिव या एनर्जेटिक माना जाएगा। बट अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप बंदे हो, आपका एक्सट्रोवर्जन लो है, तो आप एक रिजर्व पर्सन हो, आप चुप रहना पसंद करोगे, आप मतलब शांति को प्रेफर करोगे कि मुझे शांतिपूर्वक अपना काम करने दिया जाए, मुझे कोई तंग ना करे, ये थर्ड फैक्टर। फोर्थ बिग 5 थ्योरी का क्या मॉडल आता है? एग्रीएबलनेस, यानी कि आप कितना एग्री करते हो, आप काइंड हो, किसी का मन रखने के लिए उसकी बात से सहमत हो जाते हो या अपनी बात पे अड़ जाते हो कि नहीं मैं ही सही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि आप कितना कोऑपरेटिव हो, कंपैशनेट हो या फ्रेंडली हो किसी भी बंदे के साथ। अगर तो आपके अंदर जो एग्री करने की क्षमता है वो हाई है तो आप काइंड हो, ट्रस्टिंग हो, एम्पैथेटिक हो और सपोर्टिव हो। बट अगर आप कम एग्री करते हो किसी भी इंसान के साथ तो कहीं ना कहीं आप उनके कॉम्पिटिटिव एक क्रिटिकल केस में आ जाते हो, लेस कंसर्न है, आपको दूसरों के बारे में कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए, आप अपनी बात मनवाते हो, आप किसी के साथ जल्दी एग्री नहीं करते हो, फोर्थ फैक्टर। एंड द फिफ्थ आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी, यानी कि आप इमोशनली स्टेबल हो या नहीं हो। ये रेफर्स टू द टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस, यानी कि आपके जो इमोशंस हैं नेगेटिव हैं, जैसे कि एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, ठीक है। अगर तो आपके अंदर जो इमोशंस की स्टेबिलिटी है वो हाई है, इमोशनली आप अनस्टेबल हो, फिर आप इजीली किसी भी चीज़ को लेके स्ट्रेस हो जाओगे, आप मूडी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर इसी के ऑपोजिट लो है, अगर आप इमोशनली आपके मतलब जो इमोशंस है आपके अंदर वो कम है, तो आप कामली अपना वर्क करोगे, इमोशनली आप स्टेबल माने जाओगे और आप रिसाइलेंट रहोगे, ठीक है। बट यही अगर आपके अंदर इमोशंस उभर उभर के आ रहे हैं, आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा लग रहा है, इजीली आपका मूड चिढ़ रहा है, तो फिर आपके अंदर हाई टेंडेंसी है इमोशनल स्टेबिलिटी की, या कि इमोशनली स्टेबल नहीं हो, ठीक है। ये तो हमने देखे कि बिग 5 थ्योरी के क्या पॉइंट्स थे। अब इसी के साथ ना क्वेश्चन में पूछे गए थे इसके रेलेवेंस, एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करना है और उसके रेलेवेंस, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को समझने के लिए इसके क्या रेलेवेंस है। तो बिग 5 थ्योरी आई थिंक आपको क्लियर है, हमने जो देखी कि 5 पॉइंट्स हैं, क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, सोशलेबिलिटी, काइंडनेस एंड स्टेबिलिटी और इमोशनल इनस्टेबिलिटी। अब इसके रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस ऑफ बिग 5 इन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। सबसे पहला रेलेवेंस है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, यानी कि ये जो बिग 5 फैक्टर है ये हमें कंप्लीट पिक्चर देता है, यानी कि बिग 5 कवर करता है ऑलमोस्ट एक बंदे की पर्सनैलिटी के सभी एस्पेक्ट्स को, ठीक है। ये हमें कंप्लीट पिक्चर देता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर क्या उसके ट्रेड्स गुण हो सकते हैं, क्या उसके अवगुण हो सकते हैं। आई थिंक फर्स्ट रेलेवेंस क्लियर है। सेकंड, ये बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है, यानी कि आपको फ्यूचर के एक्शंस बता देता है, ये आपको प्रिडिक्ट करने में मदद करता है कि एक बंदा फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। लाइक एग्जांपल दी है, अगर कोई हाई डिसिप्लिन वाला बंदा है तो वो डेडलाइन को टाइम पे, मतलब काम को टाइम पे कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोकस करेगा, वो और चीज़ों में ध्यान नहीं देगा। ठीक है, तो अगर कोई डिसिप्लिन वाला बंदा है, कॉन्स्टिट्यूएंस यानी कि डिसिप्लिन, तो फिर वो उसके, आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि एक बंदा फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा। थर्ड रेलेवेंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, बैलेंस, मतलब उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना, बैलेंस करके चलना। हर ट्रेट हमें शो करता है कि कहाँ पे एक बंदे की, किस काम को करने में एक बंदे की नेचुरल स्ट्रेंथ लाई करती है, किस काम में उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर कोई इंट्रोवर्ट बंदा है, ठीक है, यानी कि वो अकेले रहना पसंद करता है, तो वो इंडिपेंडेंट वर्क करना प्रेफर करेगा। बट इसी के ऑपोजिट अगर कोई एक्सट्रोवर्ट बंदा है तो वो ग्रुप में काम करना पसंद करेगा, वो थोड़ा टॉकेटिव होगा। तो आपको एक बंदे की स्ट्रेंथ और वीकनेस में बैलेंस बना के चलना है, तभी वो रेलेवेंट होगा। ये नहीं कि अगर एक बंदा अकेले बैठ के काम करना चाह रहा है और आप उसको ग्रुप में बिठा रहे हो तो वो काम नहीं कर पाएगा, उल्टा वो मेंटली डिस्टर्ब होगा, उसको खिंच चढ़ेगी, वो मतलब इरिटेट हो जाएगा उस चीज़ से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है, बैलेंस बना के चलना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, वर्क प्लेस एप्लीकेशंस, यानी कि वर्क प्लेस एप्लीकेशन यानी कि बंदे को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जॉब देना। ठीक है, जॉब की जो प्लेसमेंट है उसकी पर्सनैलिटी से मैच करती होनी चाहिए, जो जॉब रोल वो प्ले कर सके। जैसे कि अगर कोई एक्सट्रोवर्ट बंदा है, उसको बातें करने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उसको सेल्स की जॉब दे सकते हो, यानी कि जो जॉब उस बंदे को सूट करेगी उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। ठीक है, अगर इसी के ऑपोजिट कोई इंट्रोवर्ट बंदा है तो आप उसको रिसर्च करने की जॉब दे सकते हो कि आप बैठ के रिसर्च करोगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग, उस बंदे की क्या पर्सनैलिटी है उस अकॉर्डिंग, रेलेवेंस के अकॉर्डिंग जॉब देनी है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इम्प्रूव रिलेशनशिप। इससे क्या होगा, आपके रिलेशनशिप्स और इम्प्रूव होंगे, बेटर बॉन्डिंग कहीं ना कहीं क्रिएट होगी। यह हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि क्यों लोग स्पेसिफिक वे में रिएक्ट करते हैं डिफरेंटली। अगर आप एग्री करते हो किसी सामने वाले बंदे के साथ, अगर आपका हाई एग्रीएबल जो एग्रीएबलनेस है, तो आपको कहीं ना कहीं ये कोऑपरेटिव बनाता है, मेक समवन कोऑपरेटिव। बट अगर आप किसी के साथ एग्री नहीं करते, इसकी वजह से फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेंटल हेल्थ इनसाइट। अगर आपके जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो हाई है, तो अगर आप इमोशनल स्टेबल नहीं हो, ठीक है, आपके अंदर ये इमोशंस बहुत ज़्यादा है, इमोशंस की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहोगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करोगे, चिड़चिड़ापन होगा, डिप्रेशन होगा। सो इस गुणों को समझना कि बंदे को, कौन सा बंदा कहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, अंडरस्टैंड करना इन गुणों को, तो आपको ये काउंसलिंग और थेरेपी में कहीं ना कहीं मदद कर सकती है। क्योंकि अब अगर बंदे को आप कह सकते हो कि एक बंदा इमोशनली कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे है और आप उसको स्ट्रेस दे रहे हो, एंग्जाइटी के कारण हो रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पे उस बंदे की पर्सनैलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ का पॉइंट भी आ जाता है इसी में, रेलेवेंस। ठीक है ना, अगर आप उसकी जॉब फिट से अगेंस्ट उसको कोई काम दे रहे हो, उसको मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें उसकी हेल्थ ख़राब कर देंगी। एंड द नेक्स्ट, कल्चरल एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये मॉडल वर्क करता है अक्रॉस द कल्चर्स, मेकिंग इट अ यूनिवर्सल वे, कि अंडरस्टैंड करना यूनिवर्सल वे, कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये डिफरेंट कल्चर्स पे ये मॉडल हमें पॉइंट आउट करता है कि यूनिवर्सल वे पे आपको लोगों की डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो ये कुछ हमने देखे रेलेवेंस के पॉइंट। सिंपल वर्ड्स में कहीं तो बिग फाइव थ्योरी क्या कहती है, जो पीपल हैं वो डिफरेंट है, बिकॉज द फाइव मेन जो ट्रेड्स है, यानी कि जो गुण है, पहला क्या था, ओपननेस, कि कितने क्रिएटिव हो आप, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंस यानी कि डिसिप्लिन, थर्ड एक्सट्रोवर्जन, फोर्थ एग्री कितना करते हो, एंड द फाइव आप सोशल इमोशनली कितने स्टेबल हो या नहीं हो। सो बाय लुकिंग एट वेयर अ पर्सन स्टैंड, ये देखना कि इन सब में से बंदा कहाँ पे स्टैंड करता है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस इंसान के बिहेवियर को, वर्क के स्टाइल को, इमोशन को, रिलेशनशिप को, और बेटर बना सकते हैं। और इसी के साथ गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली इवेल्युएट करना है कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थिंकर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, विच वन डू यू थिंक कि मोर रेलेवेंट है और क्यों है। 2024 और 2023 का क्वेश्चन है, इजी है, बट अगर ध्यान से समझोगे, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थिंकर्स के बारे में बताना है। गाइज इससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हमारा जो ये चैनल है आप लोगों ने देखा हुआ है, इसके ऊपर ना आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, इसके अंदर आपको ईच एंड एवरी क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी। यानी कि जैसे अभी एमकॉम फर्स्ट सेम का कर रहे हैं काम, बीकॉम की है सारी प्लेलिस्ट, एमकॉम की, आप नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी।
देखो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अलग से है, मॉडर्न अकाउंटिंग की अलग से है। तो मैंने सभी प्लेलिस्ट बना रखी हैं, ठीक है, जैसे क्वांटिटेटिव की है। तो अगर आप लोग ना थोड़ा सा अगर चैनल पे जाके चेकआउट करें तो बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कई कि हमें ये वीडियोस नहीं मिल रही हैं। चैनल में मैंने हर सब्जेक्ट की जो भी वीडियो अपलोड की है उसको उसकी स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर रखा है, ऐड ऑन कर रखा है। तो अगर आप लोग प्लेलिस्ट चेक करेंगे, जैसे अभी एमकॉम फर्स्ट सेम की प्लेलिस्ट में मैंने हर सब्जेक्ट की वीडियो, टोटल 15 वीडियोज हैं इस एक प्लेलिस्ट में, सभी सब्जेक्ट की 2 या 3 वीडियोज ऐड हैं, ठीक है। तो आपको उससे बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा कि कहाँ पे बाकी की वीडियोज़ हैं, या उसी में से आपको सारा कुछ करना है। तो प्लीज़ एक बार चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट ज़रूर करा करें। बाकी चैनल की एक छोटी सी मेंबरशिप है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ वीडियोज़ जो है शायद असेस मांगेंगी कि आपको उनको प्ले करना है, तो आपको असेस चाहिए, तो आप लोग उसके लिए मेंबरशिप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ अ मिनिमम कोर्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के आंसर की। तो इसके अंदर हमने क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थिंकर्स की बात करनी है। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है ये किसके बारे में होती है। ये होती है कि हम कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को डिज़ाइन करते हैं, कैसे उनको मैनेज करते हैं, और कैसे लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ओवर द ईयर्स बहुत सारे थिंकर्स ने ना इस चीज़ को स्टडी किया है, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी को। तो 2 मेन ग्रुप्स निकल के सामने आए हैं। सबसे पहला है क्लासिकल थिंकर, सेकेंड वन इज नियो क्लासिकल थिंकर। जो क्लासिकल थिंकर्स हैं ये 19 से लेके 1930 तक के बीच में थे। इनका मेन फोकस किसके ऊपर था कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन कितना होगा, कितनी एफिशिएंसी होगी, इसके ऊपर इनका मेन फोकस था। बट आफ्टर 1930 न्यू क्लासिकल थिंकर्स आए। इन्होंने फोकस किया कि नहीं, सिर्फ हमने कंपनी के स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन या एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं देना, हमने फोकस करना है ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर। अपने स्टाफ पे भी हमने ध्यान देना, अपने स्टाफ, अपनी टीम, उसको भी मोटिवेट करना है, क्योंकि एक कंपनी में सिर्फ मशीन्स नहीं, ह्यूमन बीइंग्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों थिंकर्स के बारे में हमने बताना है। दोनों ही ग्रुप्स बहुत दोनों ही ग्रुप्स जो हैं वो वैल्यूएबल हैं। दोनों ही एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आज भी सभी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज में कर रहे हैं। बट इन दोनों का फोकस डिफरेंट था। क्लासिकल थिंकर चाहते थे स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस, और न्यू क्लासिकल ह्यूमन रिलेशंस में, ठीक है। तो क्लासिकल थिंकर्स ट्रीटेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मशीन। क्लासिकल थिंकर्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मशीन की तरह समझते थे, उसका एक स्ट्रक्चर बना के चलते थे। बट न्यू क्लासिकल थिंकर सोचते थे कि नहीं, सोशल सिस्टम भी होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है उसमें इंसान रहते हैं, इंसान काम करते हैं, ठीक है। अब क्लासिकल थिंकर्स की बात करते हैं। पहले जो कंट्रीब्यूशन है क्लासिकल थिंकर्स का वो बताना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिकल थिंकर, जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स है, ये एक सबसे पुराना, ओल्डेस्ट और द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी है मैनेजमेंट की। इसके अंदर क्लासिकल थिंकर्स भी हमें बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। सबसे पहला है जो कि फ्रेडरिक टेलोर, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेडरिक टेलोर ने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर बताया है। इन्होंने स्टडी किया है कि कैसे वर्कर्स अपना बेस्ट दे सकते हैं कम से कम टाइम में। वर्कर्स को डू देयर बेस्ट टास्क इन द बेस्ट वे, कैसे मतलब वो टास्क को अच्छे से बेस्ट तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें उन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडी का यूज़ किया है कि कैसे एक वर्कर मूव कर सकता है हैंड और टूल्स को फास्टर, ठीक है। उन्होंने बिलीव किया है कि काम को ना डिवाइड कर दो, डिवीजन ऑफ लेबर। हर वर्कर को एक छोटा काम दो, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, फटाफट काम होगा। क्योंकि एक बंदा जब छोटा काम करेगा तो उसकी करने की पावर बढ़ेगी, वरना जैसे जैसे वो करता जाएगा स्पीड उसकी इंप्रूव होती जाएगी, और वेस्टेज भी कम होगी। जैसे कि यहाँ पे ये आज भी जो मॉडल है ना ये यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर वाला वर्क है, वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना। तो असेंबलिंग लाइंस इन फैक्ट्रीज टुडे स्टिल यूज, ये वाला जो टेलोर का आइडिया था ना, फ्रेडरिक टेलोर का, ये आज भी फैक्ट्रीज में यूज होता है। एक वर्कर को, जैसे कि अभी भी आज जब कार वगैरह बननी है या कोई भी इलेक्ट्रिक चीज बननी है, एक बंदा उस पार्ट को फिट करता है, दूसरा बंदा उस पार्ट को पेंट करता है, अनदर बंदा उसको टेस्ट करता है। हर काम के लिए अलग अलग स्टाफ रखा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी भी होती है फैक्ट्रीज में। सेकंड मेथड जो क्लासिकल थिंकर्स ने दिया था, हेनरी फ्योल ने दिया था। हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, हमने बीकॉम में भी स्टडी किया है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, ठीक है। हेनरी फ्योल, इसमें उन्होंने क्या बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के बारे में। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैनेजमेंट एक सेपरेट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन दोनों अलग अलग हैं। इन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के, लाइक यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था, एक बॉस होगा,
एक वर्कर के लिए। सेकंड, डिवीजन ऑफ वर्क, कि वर्क को डिवाइड कर दो, स्केलर चेन, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इन्होंने टोटल हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है। और इन्होंने कुछ हमें डिफाइंड फंक्शंस भी दिए थे मैनेजमेंट के लिए, कि लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। और आज भी इवन टुडे मैनेजर्स इन जो हेनरी फ्योल ने हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं कंपनीज में, प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, इसका यूज करते हैं। तो ये प्रिंसिपल सारे कहाँ से आते हैं फंक्शन, ये हेनरी फ्योल से आते हैं, जो कौन थे, क्लासिकल थिंकर्स थे। थर्ड कौन थे, मैक्स वेबर, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। इनका बिलीव क्या था कि बिलीव इन रूल्स, हायरार्की और प्रोफेशनलिज्म में ये बिलीव करते थे। इन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशंस के पास, इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस में ना हर बंदे का क्लियरली डिफाइंड रोल होना चाहिए, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि अथॉरिटी किसी के पास होनी चाहिए, रिटन रूल और प्रोसीजर होना चाहिए कि कैसे काम, क्या रोल है, क्या प्रोसेस है। इससे क्या होगा, दिस रिड्यूस फेवरेटिज्म एंड मेक वर्क मोर रैशनल। इससे काम फेवरेटिज्म रिड्यूस होगा और जो काम है वो और अच्छे से होगा। और आज भी गवर्नमेंट ऑफिसेज या बैंक्स में स्टिल ये जो वेबर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है यूज किया जाता है। हर बंदे के क्लियरली डिफाइंड रोल्स होते हैं, एक हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है, प्रॉपर हर बंदे के लिए रूल्स और प्रोसीजर होता है काम करने के लिए। तो क्लासिकल थिंकर्स ने हमें मेन 3 कह सकते हैं पॉइंट्स दिए हैं, 3 रोल दिए हैं जो आज भी कहीं ना कहीं अप्लाई होते हैं। तो क्या स्ट्रेंथ है क्लासिकल थिंकर्स की, क्लासिकल थिंकर्स की स्ट्रेंथ है कि इन्होंने एक सॉलिड फाउंडेशन दी है मैनेजमेंट के लिए। इन्होंने डिसिप्लिन को इम्प्रूव किया है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है। ये जो आज भी यूज होते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे रूटीन वर्क होता है। लिमिटेशन क्या है कि ये जो क्लासिकल थिंकर्स हैं वर्कर्स को भी मशीन की तरह ही समझते हैं, उनको ह्यूमंस नहीं समझते। ये जो क्लासिकल थिंकर्स के जो पॉइंट्स हैं या कह सकते हैं जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा रिजिड, कठोर है और मैकेनिकल है। और इसमें जो न्यू क्लासिकल थिंकर्स हैं ये इमोशंस को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, टीम वर्क को इग्नोर कर देते हैं और सोशल नीड्स को अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया क्लासिकल थिंकर्स के बारे में। अब नियो क्लासिकल थिंकर्स जो कि 1930 बाद आए थे, 1930 के बाद। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ नियो क्लासिकल थिंकर्स। बाय 1930s इट वाज क्लियर दैट वर्कर्स आर नॉट जस्ट मोटिवेटेड, कि वर्कर्स सिर्फ पैसों से या रूल्स से मोटिवेटेड नहीं होते, उनकी भी कुछ फीलिंग्स होती हैं, उनकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं। दिस लीड्स टू द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, ऑल्सो कॉल्ड नियो क्लासिकल थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं कि ह्यूमन रिलेशंस को अप्रोच करना, ठीक है। इसको नियो क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें इन्होंने ह्यूमंस के साथ रिलेशन बिल्ड करने पे जोर दिया। इसके अंदर सबसे पहले किसने ये काम किया, एल्टन मेयो ने। इन्होंने हाफ्ट्रंस एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने स्टडी किया अपने वर्कर्स को एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक्स हाफ्टन्स प्लांट। उनको जब इन्होंने वर्कर्स को स्टडी किया तो इनको क्या पता चला, फाउंड दैट कि जो प्रोडक्टिविटी है, जब मतलब वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके काम करने की स्पीड कब बढ़ रही है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल कंडीशन, कि उनकी फिजिकल कंडीशन अच्छी है तो वो अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं, बट जब जो हमारे वर्कर्स हैं उनको ये फील हो कि हाँ यार मेरी भी कंपनी में कुछ वैल्यू है, मुझे भी नोटिस किया जा रहा है, तब वो और अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ये इन्होंने स्टडी किया, उनको ऑब्जर्व किया। तो कंक्लूजन क्या निकली कि जो सोशल फैक्टर, टीम वर्क जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप अपने स्टाफ से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करवाना चाहते हो। सेकंड, अब्राहम मैस्लो, यानी कि हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहम मैस्लो ने क्या कहा कि ह्यूमन बीइंग के ना, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसके डिफरेंट लेवल ऑफ ज़रूरतें होती हैं, यानी कि एक इंसान की अलग अलग लेवल की ज़रूरतें होती हैं, बेसिक रोटी कपड़ा मकान से लेके लग्जरी लाइफस्टाइल तक, ठीक है। बट अब्राहम मैस्लो क्या कह रहे हैं कि उसकी बेसिक नीड्स से हमेशा शुरू करना है, उसको छोटी छोटी चीज़ें देनी है ताकि उसकी हायर नीड्स तक पहुंचा जा सके, ठीक है। उनकी डिफरेंट लेवल ऑफ नीड है, यानी कि पहली आती है साइकोलॉजिकल नीड की रोटी कपड़ा मकान मिले। सेकंड, वो चाहता है कि मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ नौकरी की सेफ्टी हो। थर्ड, वो चाहता है कि मेरे कोई दोस्त हो, मैं भी किसी को बिलोंग करूँ। फोर्थ, वो स्टीम नीड्स, कि मेरी भी रिस्पेक्ट करो, मुझे भी रिकॉग्नाइज किया जाए। एंड द लास्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि मैं पर्सनली अब कुछ ग्रो करना चाहता हूँ, मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ, कुछ सबसे हटके करना चाहता हूँ। सो वर्कर्स आर मोटिवेटेड नॉट
नॉट ओनली बाय मनी बट ऑल्सो बाय हायर नीड्स। उनकी जितनी ज़्यादा हायर नीड्स कंप्लीट होती जाएंगी वो उतने मोटिवेटेड होते जाएंगे। जैसे एग्जांपल दी गई है गूगल एंड इन्फोसी जो कंपनीज हैं, ये सिर्फ अपने स्टाफ को सैलरी प्रोवाइड नहीं करती बट उनको ट्रेनिंग भी देती हैं, उनको रिकॉग्नाइज भी करती हैं, रिकॉग्नाइजेशन के लिए प्रोग्राम्स लाती हैं और अपने स्टाफ को चांस देती हैं कि वो अपने आप को ग्रो कर पाए। क्योंकि एक स्टाफ की बेसिक टू एडवांस नीड्स तक जाने की पूरी क्षमता होती है और वो जाना चाहते हैं। जब कोई इंसान अपनी लाइफ में एक ही स्टेज पे काफ़ी समय तक टिका रहता है ना कहीं वो डीमोटिवेट होने लग जाता है। वो कहता है कि यार मेरा कुछ ग्रो क्यों नहीं हो पा रहा, मेरे से कुछ हो क्यों नहीं पा रहा, मैं थोड़ा भी इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहा। तो हमें अपने आप को हमेशा नीड्स को कंप्लीट करने का मौका देना चाहिए, उनको चांसेस देने चाहिए कि ताकि वो पर्सनल अपनी डेवलपमेंट भी कर पाएं। थर्ड इसमें क्या आता है न्यू क्लासिकल में, डॉगलस एमसी ग्रोग्रे थ्योरी, यानी कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। एक थ्योरी कहती है कि जो हमारे वर्कर है ना वो बहुत ज़्यादा निकम्मे हैं, लेजी हैं, उनको कोई मतलब 24 घंटे उन पे सिर पे कोई खड़ा हुआ बंदा चाहिए। और दूसरी थ्योरी कहती है कि नहीं, मेरा मैनेजर बिलीव करता है कि नहीं, वर्कर्स तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो अपने आप सारे काम करते हैं, वो खुद सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। थ्योरी एक्स क्या सोचते हैं मैनेजर थ्योरी एक्स के सोचते हैं कि मेरे वर्कर निकम्मे, ठीक है, हमेशा थ्योरी एक्स के मैनेजर क्या सोचते हैं कि मेरे जो वर्कर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा लेजी हैं, हमेशा काम को अवॉइड करते हैं, उनको हमेशा उनके सिर पे एक स्ट्रिक्ट बंदा होना चाहिए जो खड़ा रहे। और थ्योरी वाई क्या कहती है, इसके मैनेजर क्या बिलीव करके कि वर्कर्स सेल्फ मोटिवेटेड हैं, वो काम अच्छे से करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन क्या आता है कि इनकरेज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड एम्पावरमेंट, कि हमें इनकरेज करना है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब हमें ना थ्योरी वाई को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। अगर आज के टाइम पे देखा जाए, क्यों प्रेफर करना चाहिए कि अगर आज के टाइम पे अगर कोई स्टाफ के सिर पे 24 घंटे खड़ा रहेगा ना तो स्टाफ अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो आज भी मॉडर्न कंपनीज में तो थ्योरी वाई ही प्रेफर की जाती है, ठीक है। इसके बाद जो हमने न्यू क्लासिकल थ्योरी देखी, इसके थिंकर्स की क्या स्ट्रेंथ है, क्या लिमिटेशन है। इनकी स्ट्रेंथ है कि ये ह्यूमन साइड के जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर फोकस करती है, ये अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है, अपने स्टाफ को मोटिवेट करती है, लीडरशिप को इम्प्रूव करती है, ये हेल्प करती है डेवलपिंग एचआर मैनेजमेंट, टीम वर्क और कम्युनिकेशन को। लिमिटेशन क्या है कि कई बार ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाती है। ये स्ट्रक्चर को, जो हमने फर्स्ट वाले क्लासिकल थिंकर्स में देखा था जिसमें उनका फोकस स्ट्रक्चर पे था, इसमें ये न्यू क्लासिकल थिंकर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देते हैं। और मोटिवेशन थ्योरीज डू नॉट ऑलवेज अप्लाई इक्वली टू ऑल पीपल। मोटिवेशन की थ्योरी सब पे इक्वली अप्लाई नहीं होती, बहुत से लोग होते हैं जो पैसों से भी मोटिवेट होते हैं। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ थी, ठीक है। अब आप इसको क्रिटिकली एवेल्युएट कर सकते हो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थिंकर्स को, कि क्लासिकल थिंकर्स एक बेस बिल्ड करते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और एफिशिएंसी का। विदाउट इनके बिना ऑर्गेनाइजेशन मतलब बेकार हो जाएंगी, मतलब कह सकते हैं, क्योंकि अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, रूल बुक ही नहीं होगा, तो वो कंपनी कैसे चलेगी। और जो न्यू क्लासिकल थिंकर्स है ये उसको करेक्ट करते हैं, जो भी क्लासिकल थिंकर्स में कमियां रह गई थी उनको पूरा करते हैं न्यू क्लासिकल थिंकर। करेक्टेड द वीकनेसेस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, जो क्लासिकल थ्योरी की वीकनेसेस थी उनको करेक्ट करते हैं, इसमें ह्यूमन रिलेशन और मोटिवेशन को ऐड करके। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कम्स फ्रॉम क्लासिकल, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो क्लासिकल से आता है, और ह्यूमन साइड कहाँ से आती है, न्यू क्लासिकल से। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको दोनों को साथ में लेके चलना होगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा रेलिवेंट है आज के टाइम पे। तो न्यू क्लासिकल यानी कि जिसमें ह्यूमन रिलेशंस की बात की गई है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। न्यू क्लासिकल थ्योरी इज मोर रेलिवेंट। इसका आप रीज़न दे दोगे क्योंकि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। उन्हें सिर्फ रूल्स नहीं चाहिए, उन्हें नए नए इनोवेशन क्रिएटिविटी चाहिए। टुडे जो वर्कर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जॉब की सेटिस्फेक्शन हो, हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, हमें ग्रो चाहिए, हम सिर्फ सैलरी नहीं चाहते, हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए हमारे काम में, ठीक है। कंपनीज जिनके गुड कल्चर होते हैं, तो ये ना कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो आप, रीजंस दे सकते हो कि क्यों हमें न्यू क्लासिकल थ्योरी ज़्यादा बेटर लगती है, ठीक है। यहाँ पे आप एंड में एक फाइनल लाइन दे सकते हो कि क्लासिकल थ्योरी कहीं ना कहीं बिल्ड करती है एक रूल बुक को या स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन के, वहीं पे न्यू क्लासिकल थ्योरी हमें उसका दिल बताती है कि कंपनी का दिल कौन है, कंपनी का हार्ट कौन होते हैं, उसके ह्यूमंस, उसके वर्कर्स। तो मॉडर्न वर्ल्ड में दिल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
स्ट्रक्चर से या रूल बुक से, क्योंकि वर्कर्स ही नहीं होंगे तो अगर आपकी कंपनी की कोई रूल बुक या कोई स्ट्रक्चर है तो आप उसका अचार नहीं डाल सकते। वर्कर्स के बिना कंपनी चलेगी नहीं। तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में दिल बहुत ज़रूरी है। किसी कंपनी का जान अगर आप कंपनी में से निकाल दोगे तो वो कंपनी की खाली फाउंडेशन रह जाएगी। ठीक है, तो फाइनल लाइन आप दे सकते हो यहाँ पे। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 1 से हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस किए हैं, दोनों मुझे लगे कि करने चाहिए। यूनिट 2 की क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुली रनिंग। ये क्वेश्चन है हमारा पूरा, मतलब 2023 में एग्जाम में पूछा गया था। गाइज इस सब्जेक्ट के ऊपर ना मैंने पिछले साल ही 4 वीडियोस अपलोड की थी। ईच यूनिट के ऊपर एक वीडियो डाली थी मैंने। ठीक है, तो इसकी ना एक वीडियो में आपको मिल जाएगी, यूनिट 2 की वीडियो होगी, उसके अंदर मैंने कम्युनिकेशन का क्वेश्चन कवर किया है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखा देती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मेरी अलग से प्लेलिस्ट है। हम जैसे ही इसको प्ले करते हैं, यहाँ पे हमें हमारी सारी वीडियोस दिख जाएंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए गाइस, जैसे ही प्लेलिस्ट प्ले करेंगे ना तो यहाँ पे हमें हमारी चारों वीडियोस दिख रही हैं। तो जैसे यूनिट 2 की वीडियो है, इसको हम यहाँ पे प्ले कर देते हैं। मैं 1 मिनट इसका म्यूजिक ऑफ कर देती हूँ ताकि आपको आवाज़ ना आए। तो पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यूनिट 2 का, मैंने इसमें कम्युनिकेशन का करवा रखा है। ठीक है, कम्युनिकेशन का पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको कम्युनिकेशन का क्वेश्चन यहाँ से देख लेना है। सेकंड, इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपको कम्युनिकेशन का इसमें मिलेगा। मतलब मैंने कम्युनिकेशन के सारे टॉपिक्स इसमें कवर करवा रखे हैं, तो आपको ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने बैरियर्स करवाए हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के। तो ये वीडियो एक बार आपको ज़रूर विजिट करनी है, यूनिट 2 की जो पिछले साल की वीडियो, चाहे आप उसमें से सिर्फ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन समझें, पर इस वीडियो पर आपको विजिट करना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे गए हैं कि जेनजी को आप कैसे मोटिवेटेड रख सकते हो, एवरीथिंग, उसकी थ्योरीज पूछी गई हैं। ठीक है, एवरीथिंग। तो ये क्वेश्चन ना पिछले 3 सालों में मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने साइकोलॉजी में करवाया है, बीकॉम फर्स्ट सेम को। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई, उसकी मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ मोटिवेशन की। आप उसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर आपको इसकी वीडियो भी देखनी है तो आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगी। आपको मेरे सिंपल चैनल पे जाना है, उस पे आपको बीकॉम फर्स्ट सेम की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड करनी है, अभी करी नहीं है। मैं इसकी वीडियो अपलोड करूंगी साइकोलॉजी की, मैंने बना दी हुई है बट मैंने अभी अपलोड नहीं करी है। तो बीकॉम फर्स्ट सेम की आप लोग यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, उसके प्लेलिस्ट के अंदर ही उसको मैं ऐड ऑन कर दूंगी, साइकोलॉजी की यूनिट 2 की। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्लिप भी ऐड ऑन कर रही हूँ, तो आप लोग उस क्लिप को देख के इस वीडियो को समझ सकते हैं। क्वेश्चन को, मोटिवेशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। से पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन क्या होता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखिए कितने साल में रिपीट हुआ है, 2024, 2023, 2022 एंड 2021। हमें अपना काम करने के लिए डेली मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि डिसिप्लिन ज़रूरी है, पर मोटिवेशन के ऊपर अब क्वेश्चन आया तो इसके ऊपर आप बहुत गप्पे लिख सकते हो। मतलब खुद से बना बना के इतना कुछ हम लिख सकते हैं कि उसके खत्म ही नहीं होगा, इतना कुछ है मोटिवेशन के ऊपर। सो क्यों आपको लगता है कि मोटिवेशन ज़रूरी है? किसी भी कंपनी में अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रखना क्यों ज़रूरी है? ताकि वो अच्छे से काम करें। ठीक है, इसके कुछ आपको थ्योरीज बतानी है मोटिवेशन की, और स्पेशली मैस्लो हायरार्की थ्योरी के ऊपर थोड़ा डिटेल में लिखना है और उसकी एप्लीकेशंस बतानी। चलिए आंसर की तरफ शिफ्ट करते हैं। आंसर क्या है? सबसे पहले मोटिवेशन का मीनिंग देखते हैं। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन मीन्स द इनर फोर्स, आपके अंदरूनी जो आपको मतलब अंदर से पुश करे चीज़ कि हाँ मुझे ये काम करना है। ठीक है, इनर फोर्स जो कि आपको पुश करती है कि आपको ये काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपके अंदर एक फ्यूल का काम करेगी ये, जैसे एक व्हीकल को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, वैसे ही आपको चलाने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन के या बिना फ्यूल के व्हीकल अपनी जगह से नहीं हिलता, वैसे ही बिना मोटिवेशन के इंसान के अंदर, स्टाफ के अंदर एनर्जी नहीं आती वो काम करने की जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो सिंपल डेफिनेशन बता सकते हैं कि मोटिवेशन वो प्रोसेस है जो कि किसी भी इंसान को इनकरेज करता है सर्टेन वे में, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। एग्जाम्पल, जब एक कंपनी बोनस देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, व्हेन अ कंपनी गिव्स बोनस टू एम्प्लॉयज़ फॉर कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम, तो एम्प्लॉयज़ को ना एक्साइटेड फील होता है कि यार हमें ना अब बोनस मिलेगा, हमें अपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने चाहिए। ये एक्साइटमेंट ही मोटिवेशन कहलाती है। तो मोटिवेशन का अगर आपको मीनिंग आ गया तो कोई भी टॉपिक इससे पूछा जाए रिलेटेड आप लिख लोगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वाई, क्यों मोटिवेशन ज़रूरी है। अगर आपको अपने स्टाफ से अच्छे से काम करवाना है ऑल द टाइम, तो क्यों मोटिवेशन ज़रूरी है। एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ एक मतलब जैसे कार में इंजन होता है ना, वैसे वर्क करते हैं। एक कंपनी के एम्प्लॉयज़
कंपनी के लिए एक इंजन का काम कर रहे हैं। अगर कंपनी का इंजन खराब हो गया तो कंपनी चलेगी नहीं। जैसे अगर कार का इंजन खराब हो जाता है तो कार आगे मूव नहीं करती है, वैसे ही अगर आपका स्टाफ बिगड़ गया या मोटिवेटेड नहीं है या डाउन फील कर रहा है तो आपकी कंपनी आगे मूव नहीं करेगी, प्रोग्रेस नहीं करेगी। अगर आपका इंजन जो है अच्छी कंडीशन में है, मोटिवेटेड है, तो कंपनी बहुत स्पीड से, रॉकेट की स्पीड से फास्टली ग्रो करेगी और स्मूथली ग्रो करेगी। ठीक है, बट अगर आपका इंजन वीक है, डीमोटिवेटेड है, द कार मूव स्लोली, या तो वो रुक ही जाएगी। तो अपने इंजन के डिब्बे अच्छे से मोटिवेटेड रखने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके रीजन क्या है कि क्यों मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। रीजन मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट। पहला रीजन क्या है, बेटर परफॉर्मेंस के लिए। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज वर्क करते हैं ज़्यादा फोकस के साथ, अपने वर्क को जल्दी कंप्लीट करते हैं एंड गलतियां जो हैं बहुत कम करते हैं। ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड है ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ वो वर्क करेगा कि हाँ आज तो मैं फोड़ दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा, ऐसे करके। ठीक है, सेकेंड रीजन, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, जितनी ज़्यादा मोटिवेशन होगी उतना ही वो ज़्यादा वर्क करेगा कम टाइम में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा काम को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंस या रीजन क्या है मोटिवेशन का कि क्यों ज़रूरी है, हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। जब एक एम्प्लॉय को अप्रिशिएटेड फील होता है ना तो वो अपने काम को इंजॉय करता है। फोर्थ रीजन, लोअर टर्नओवर। मतलब लोअर टर्नओवर का मतलब यहाँ पे ये है कि वो कंपनी को छोड़ के कम जाएंगे, यानी कि अपनी जॉब को ठुकरा के नहीं जाएंगे। ठीक है, जब आपका एम्प्लॉय अपने काम से सेटिस्फाई होगा तो कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर लेस लाइकली टू लीव द जॉब। वो अपनी जॉब को बहुत कम छोड़ के जाते हैं। इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी। जब आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तो वो नई नई चीज़ें क्रिएट करेगा, इनोवेशन करने की कोशिश करेगा। एंड द सिक्स्थ पॉइंट, बेटर टीम स्पिरिट। मोटिवेटेड पीपल ना अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे कि मेन थ्योरीज क्या आती हैं मोटिवेशन की। ठीक है, मोटिवेशन की मेन थ्योरीज क्या है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली थ्योरी है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ये थ्योरी हमने यूनिट 1 में भी देखी थी कि मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी क्या होती है। ये 1943 की थ्योरी है। इसको अब्राहम मैस्लो ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ह्यूमन की नीड ना आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी करनी है। जब ह्यूमन की एक नीड मतलब बेसिक नीड कंप्लीट होगी तभी आपको नेक्स्ट की तरफ मूव करना है। ये नहीं है कि आप पहले ही उसकी एडवांस नीड्स पे शिफ्ट कर जाओ। नीड्स को अरेंज करना होता है फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल। सबसे पहले ना नीड्स 5 लेवल्स में होती हैं। सबसे पहली नीड आती है साइकोलॉजिकल नीड, यानी कि रोटी कपड़ा मकान की जो उसको ज़रूरत है पहले वो पूरी करो। दूसरे नंबर पे आती है सिक्योरिटी नीड्स, कि उसको काम की सिक्योरिटी दो, कि उसको कभी भी नौकरी से लात मार के निकाल नहीं दोगे, अच्छी वर्किंग कंडीशन दो, हेल्थ इंश्योरेंस दो। सेकेंड नीड। तीसरे नंबर पे फिर उसकी नीड्स आती है कि भाई मुझे सोशल नीड चाहिए, मुझे मतलब स्टाफ में फ्रेंडशिप चाहिए, टीम वर्क करना है, मुझे ऐसा लगे कि मैं भी इस कंपनी का या ऑफिस का पार्ट हूँ, मुझे बिलोंगिंग फील हो। फोर्थ आती है उसकी स्टीम नीड, जहाँ उसके ईगो पे लगती है कि यार मेरी भी रिस्पेक्ट करो, मेरे को भी पहचाना जाए, मेरा भी प्रमोशन हो, मेरा भी एक स्टेटस हो कंपनी में। एंड द फिफ्थ नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जहाँ पे वो चाहता है कि मैं पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो करूँ, कुछ क्रिएटिविटी करूँ, मेरी पोटेंशियल जो है मैं उसका पूरा अच्छे से यूज़ करूँ। तो यहाँ पे अब्राहम मैस्लो के कहते हैं कि ये लाइन वाइज आपको उनकी नीड को कंप्लीट करना है। ये नहीं है पहले ही आपने उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी कर दी, फिर बाद में देख रही हो कि उसके पास तो पहनने खाने पीने को, रोटी कपड़ा मकान तक की चीज़ें नहीं थी तो मैं तो ये देने को जा रहा था। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि एक फ्रेशर है, वो स्टार्टिंग में तो इसी चीज़ की वरी रहेगी ना, यार मुझे सैलरी मिलेगी या नहीं, मेरी जॉब सिक्योरिटी होगी कि नहीं, है ना। तो आपको लाइन वाइज उसकी नीड्स को कंप्लीट करना है। पहले उसको सैलरी देनी है ताकि उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो, देन जॉब सिक्योरिटी ताकि वो सेफ महसूस करे, फिर उसके ऑफिस बनेंगे, सोशल नीड कंप्लीट होगी, उसको प्रमोशन मिलेगा, उसकी स्टीम नीड। ठीक है, लाइन वाइज आपको कंप्लीट करना है। आई होप आपको मैस्लो हायरार्की थ्योरी समझ आ गई है। बात करते हैं सेकंड थ्योरी की। ये थ्योरी है हसबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। ये थ्योरी जो है फ्रेडरिक हसबर्ग ने दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि जो मोटिवेशन है ना किसी भी इंसान की, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। 2 फैक्टर्स किसी भी इंसान की मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है हाइजीन फैक्टर, यानी कि मेंटेनेंस फैक्टर। ये हाइजीन फैक्टर होता है ना, इससे आप अपने काम से सेटिस्फाई तो हो जाते हो पर आप मोटिवेटेड फील नहीं करते। हाइजीन फैक्टर से आप सेटिस्फाई हो जाते हो बट आप मोटिवेटेड फील नहीं करते, यानी कि आपको सैलरी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी होगी, अच्छी कंडीशन होगी, ये चीज़ें आपको सेटिस्फाई कर देंगी पर दीज डू नॉट मोटिवेट, ये आपको मोटिवेट नहीं करेंगी।
ठीक है। बट इफ मिसिंग, तो अगर ये चीज़ मोटिवेशन मिसिंग है तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन का कारण बन सकता है। सेकेंड जो चीज़ है मोटिवेशन को अफेक्ट करती है फैक्टर, वो है मोटिवेशन फैक्टर, यानी कि अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको ये चीज़ें मिलती हैं तो ये चीज़ें आपको एक्चुअल में मोटिवेट करती हैं। दीज एक्चुअली क्रिएट मोटिवेशन। और इसी से, क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड फील नहीं करोगे तो आपको एक तरह से जॉब की सेटिस्फेक्शन भी नहीं आएगी, ठीक है। तो हसबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में हसबर्ग कहते हैं कि इन ह्यूमन बीइंग की मोटिवेशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको अच्छी सैलरी मिल रही है तो आप उस जॉब पे टिके रहोगे, दैट इज अ हाइजीन फैक्टर, ठीक है। बट सैलरी के साथ साथ आपको जॉब पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, आपको मोटिवेटेड फील करवाया जा रहा है, तो आप उस जॉब को कभी छोड़ के जाना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, ठीक है। आई होप सेकंड थ्योरी क्लियर है। थर्ड थ्योरी क्या आती है, एमसी रोजरे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ये थ्योरी 1960 में आई थी। इसको डॉगलस एमसी रोजरे ने लिखा था। इस थ्योरी के अंदर वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इंसान मैनेजर के ना स्टाइल्स को समझ, टू ऑपोजिट स्टाइल्स ऑफ मैनेजर बताए उन्होंने बताया कि मैनेजर ना अपने स्टाफ को दो तरीके से देखता है। एक तो थ्योरी एक्स का नजरिया है, एक थ्योरी वाई का नजरिया है। थ्योरी एक्स का नजरिया है नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी वाई का नजरिया है पॉजिटिव व्यू। नेगेटिव में वो क्या देखता है कि वो कहता है कि मेरे एम्प्लॉयज तो बहुत ज़्यादा आलसी हैं, वो हमेशा काम को अवॉइड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको लेने का दिल ही नहीं करता, वो डिसलाइक करते हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। तो मैनेजर्स मस्ट कंट्रोल, पनिश एंड उनको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहिए अपने स्टाफ को। और इसी की ऑपोजिट थ्योरी वाई क्या कहती है कि थ्योरी वाई कहती है कि मेरे एम्प्लॉयज तो बहुत मोटिवेटेड है, वो अच्छे से अपना काम करते हैं, अपने काम की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं और वो क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं। सो मैनेजर्स उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ऑपोजिट है। ये थ्योरी एक्स कह रही है कि निकम्मा स्टाफ है मेरा, और थ्योरी वाई कह रही है कि बहुत होशियार स्टाफ है मेरा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि एक बोस है, वो बिलीव करता है थ्योरी वाई में, तो वो अपने एम्प्लॉयज को अलाउ करेगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों के डिसीजन खुद लो। इससे क्या होगा, आपका स्टाफ मोटिवेटेड फील होगा। और बहुत सारी कंपनीज में ना थ्योरी वाई को चलाया जाता है या थ्योरी वाई को अप्लाई किया जाता है, ताकि स्टाफ को ऐसा ना लगे कि हर टाइम कोई हमारे सिर पे खड़ा हुआ है। आज की मॉडर्न कंपनीज में तो थ्योरी वाई अप्लाई होती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, एमसिड लैंगले थ्योरी ऑफ नीड्स। 1961 में थ्योरी आई थी। इस थ्योरी में क्या कहा गया था कि 3 नीड्स है मेनली जो लोगों में ड्राइव होती हैं। नीड फॉर अचीवमेंट, यानी कि मुझे कुछ अचीवमेंट, यानी कि डिज़ायर कि मुझे गोल सेट करने हैं, रिस्क लेना है, सक्सेस पानी है। सेकंड, पहली अचीवमेंट की नीड। सेकंड, पावर की नीड कि मुझे पावर मिले, मेरे हाथ में कंट्रोल आए, मैं मेरे से चीज़ें इन्फ्लुएंस हो। और थर्ड, नीड ऑफ एफिलिएशन, यानी कि फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, एक्सेप्टेंस की नीड्स, ठीक है। तो आपके अंदर ये नीड्स होती है। थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप कट भी कर सकते हैं अगर स्पेशली थ्योरीज पूछा जाए। बट अगर एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है थ्योरीज के साथ, जैसे मैंने मैस्लो की थ्योरी आपको बताई थी, उस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। स्पेशली आपको ये थ्योरी लिखने को नहीं बोला जाएगा, फिर भी सेफ साइड इसको करके जाइएगा, ये एक्स्ट्रा में आ जाती है। मेन थ्योरीज जो पहली 3 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। 1964 की ये थ्योरी है, विक्टर व्रूम ने दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि जो मोटिवेशन है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वैलेंस। एक्सपेक्टेंसी में उनका क्या बिलीव था कि जो एफर्ट्स हैं वो आपकी गुड परफॉर्मेंस को लीड करेंगे। आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप एफर्ट्स करोगे और उसी से आपकी परफॉर्मेंस जनरेट होगी। सेकंड, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, यानी कि बिलीव की परफॉर्मेंस जो है अगर आप अच्छी करोगे तो उससे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, प्राइज मिलेगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और थर्ड, बैलेंस, वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड फॉर द पर्सन, की क्या वैल्यू है उस रिवॉर्ड की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ये भी थ्योरी एक्स्ट्रा थ्योरी में ही गिनी जाती है, क्योंकि इनके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे पहली 3 थ्योरीज है ना, उनके ऊपर सिंगल थ्योरी के ऊपर भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। पर 4th और 5th थ्योरी जो हमने अभी देखी, इन दोनों के ऊपर स्पेशलिटी क्वेश्चन नहीं आता है, तो इनको आप हाफ पेज का भी लिख सकते हो पेपर में, ठीक है। ये भी थ्योरी एक्स्ट्रा में आती है, तो आप लोग समझ लीजिए। बट पेपर में जब आपको इनको अटेम्प्ट करना है, इनकी लेंथ ना बढ़ाते हुए पहली 3 थ्योरीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। उसके चाहे एक थ्योरी के 2-2 पेजेस आप लिख सकते हैं, बट ये थ्योरीज क्योंकि इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मिलेगी भी नहीं और आप खुद से भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है एल्फ्रेडर्स ERG थ्योरी। आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा कि कितनी थ्योरीज है। मुझे थ्योरीज इसकी 6 to 7 मिली हैं, बट मेन पहली 3 थ्योरीज है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। ये मैस्लो थ्योरी का ही शॉर्टर वर्जन है। इसमें भी ह्यूमन की नीड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एग्जिस्टेंस नीड्स,
रिलेटेडनेस नीड्स और ग्रोथ नीड्स। एक्सिस्टेंस यानी कि सैलरी, जॉब, फिजिकल एफर्ट, कंफर्ट, ठीक है। रिलेटेडनेस में उसको रिलेशनशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन चाहिए, और ग्रोथ में वो चाहता है कि मैं ग्रो करूँ, ठीक है। तो ये उसकी के जैसी थ्योरी है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, एडम्स इक्विटी थ्योरी। इसके अंदर लोगों को कंपेयर किया जाता है उनके इनपुट्स, एफर्ट, स्किल, टाइम के बेस पे, एंड ऑल्सो दूसरों के साथ भी कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर उनको लगता है कि फेयरली ट्रीट किया जा रहा है हमें कंपनी के अंदर, जैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर फिर भी उनको लग रहा है कि यार ये फेयर है हमारे लिए, तो उनको मोटिवेटेड फील होगा। बट अगर उनको लग रहा है कि हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, जानबूझ के हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उनको लेस मोटिवेटेड फील होगा। जैसे कि दो वर्कर्स है, वो सेम एफर्ट डाल रहे हैं, पर एक को तो प्रमोशन मिल गया, दूसरे को फिर डिमोटिवेशन फील होगा। तो ये चीज़ है, आपकी सोच क्या है, ठीक है, कि आप कैसे फील कर रहे हो, कि कैसे आपको ट्रीट किया जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और इसके बाद ये थ्योरीज का जो सिलसिला था वो यही सिमट जाता है। आप लोगों को थ्योरीज जितनी डिटेल में करनी है आप देख लीजिएगा, मेन थ्योरीज पहली 3 है। अब क्वेश्चन ना आगे पूछा गया था कि जो मैस्लो हायरार्की थ्योरी है, जैसे मैंने आपको बताया पहली 3 थ्योरीज के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आता है, ये वही क्वेश्चन है। मैस्लो थ्योरी के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था कि उस थ्योरी को बताओ और उसकी एप्लीकेशन कैसे होती है आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशंस में, वो बताओ। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को बताओ और उसकी एप्लीकेशन। मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में। वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरी है मोटिवेशन की, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, जिसको अब्राहम मैस्लो ने लिखा था। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो ह्यूमन की नीड्स हैं वो हायरार्की, मतलब एक फॉर्म में, एक कह सकते हो उसका पूरा एक चार्ट बना हुआ है बेसिक टू एडवांस, उसमें उसको अरेंज किया गया है कि जब एक सेटिस्फाई होगी तभी आप दूसरी पे शिफ्ट करोगे। सो दिस थ्योरी इज स्टिल वाइडली अप्लाई इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके एम्प्लॉयज के बिहेवियर को और मोटिवेशन के स्ट्रेटेजीज को उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सके। इस थ्योरी के बारे में जो एप्लीकेशन है वो समझते हैं, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। इसके बारे में पहले बताया गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स, बेसिक उसके सर्वाइवल, फूड, शेल्टर, ऑर्गेनाइजेशन में इसको कैसे करते हैं, फेयर वेजेस देके, कंफर्टेबल वर्क प्लेस देके, रेस्ट ब्रेक देके, साइकोलॉजिकल नीड्स उसकी कंप्लीट हो जाएंगी। सेफ्टी नीड्स पे आ जाएंगे, उसको मतलब किसी भी तरह का खतरा ना हो उसके काम से, ठीक है। फाइनेंशियल सेफ्टी देनी, जॉब सिक्योरिटी देनी, अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी। देन सोशल नीड, उसको बिलोंगिंगनेस फील होना, दोस्ती, टीम वर्क, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पहले थ्योरी में लिखी थी, ये सिर्फ अभी मैस्लो थ्योरी बता रहे हैं। उसके बाद उसकी स्टीम नीड की, उसको रिस्पेक्ट मिले, रिकॉग्नाइज किया जाए, उसका एक स्टेटस हो, और उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की, मुझे पर्सनली अभी ग्रो करना है, अभी मुझे खुद का एक स्टेटस चाहिए, ठीक है। ये तो सिंपल थ्योरी ही थी जो हमने पहले की थी, वही लिखा हुआ था। अब इस थ्योरी को अप्लाई कैसे किया जाता है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में। आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस मैस्लो थ्योरी का यूज करती हैं अपनी पॉलिसीज को डिजाइन करने के लिए, और इसको प्रैक्टिस करती हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रख सके डिफरेंट लेवल्स पे। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स को अप्लाई करते हैं। तो साइकोलॉजिकल नीड्स को कंपनी अपने अंदर कैसे अप्लाई करती हैं, वो फेयर सैलरी प्रोवाइड करती हैं, कैफेटेरिया की सर्विस देती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, और प्रॉपर अपने स्टाफ को बोलती हैं कि आप प्रॉपर रेस्ट करें, अगर आपको तबीयत खराब है तो आप रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नीड कैसे अप्लाई होती है, देखिए सेफ्टी एप्लीकेशन, ऑफर करना उनका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने सेफ्टी के लिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, उनको प्रोविडेंट फंड की सर्विसेज देना, मेडिकल इंश्योरेंस देना, सेफ वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट देना। थर्ड, सोशल नीड्स को कैसे अप्लाई करोगे, टीम बिल्डिंग की एक्टिविटीज करना, मतलब टीम बिल्ड करना, कोलैबोरेशन करना, ओपनली कम्युनिकेट करने के लिए उनको बोलना, और उनके लिए कल्चरल इवेंट्स भी प्लान करना। फिफ्थ, फोर्थ, जो उनकी एस्टीम नीड्स है उसको कैसे अप्लाई करोगे, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोग्राम्स लाओ, जैसे कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ प्रोग्राम आता है, जिसमें जो भी अच्छा काम करता है उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ घोषित किया जाता है। प्रमोशंस देना, उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड उनको रिवॉर्ड्स देना, लीडरशिप के रोल्स देना, ठीक है। ये चीज़ें आप अपनी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से अप्लाई करें, उसको आप अपने गप्पे मार के भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो लेंथ बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स देना, अपॉर्चुनिटीज़ देना ताकि वो क्रिएटिविटी कर पाएँ, नई नई इनोवेशंस कर पाएँ, करियर प्लानिंग के उनको ऑप्शंस देना, और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देना, ताकि वो पर्सनली भी ग्रो कर पाए, ठीक है। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में मैस्लो थ्योरी को कैसे अप्लाई किया जाता है उसका आप एक अलग से पेपर में शो कर सकते हो कि ऐसे अप्लाई हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं।
सो आई होप गाइज आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया है कि मोटिवेशन क्या है इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ स्किप ना करें। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 देखिए, यूनिट 3 में आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। आपको इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह बतानी है कि इंटरपर्सनल रिलेशंस में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन पिछले तीनों सालों में आया है। इसकी जो मैंने पिछले साल ये वीडियोस डाली है ना, चारों यूनिट्स की, मैंने वहाँ पे गलती से लिख दिया कि थर्ड यूनिट में, बट ये सेकंड यूनिट में था, क्योंकि जब मैंने ये वीडियोस बनाई थी तब ये क्वेश्चन यूनिट 2 में था, यानी कि ये चैप्टर, उसके बाद सिलेबस में चेंजेस हुए और ये यूनिट या ये चैप्टर यूनिट 3 में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो में यूनिट 2 की ये देख सकते हैं कहाँ पे टाइम फ्रेम 13 मिनट समथिंग से ये क्वेश्चन स्टार्ट है। तो आप लोग ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन यूनिट 2 से अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, पिछले तीनों सालों से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, वीडियो कैसे देखनी है आपको पता है, प्लेलिस्ट में जाके, चाहे आप एमकॉम फर्स्ट सेम की प्लेलिस्ट में चले जाइए, चाहे आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट के नेम से प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आफ्टर दैट यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्क स्ट्रेस क्या होता है। वर्क स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस, क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या है जिसको हम फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग इट्स वर्क इन्वायरमेंट। मैनेज कैसे कर सकते हो स्ट्रेस को, मैनेज करना एक बिग चैलेंज है टुडे ऑर्गेनाइजेशन में। क्या आपको इसके बारे में लगता है, स्ट्रेटेजीज बतानी है कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन 2024, 2023, 2022 तीनों बारों में आया है। चलिए इसको देखते हैं। स्ट्रेस क्या होता है। वर्क इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। काम आज के टाइम पे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पीपल स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर डे, मतलब अपने दिन का कह सकते हैं एक चौथाई, या कह सकते हैं पूरा ये दिन ही लगा लो यार, काम पे ही बिताते हैं। सो पैसा, काम, हमें पैसा, काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, हमें आइडेंटिटी मिलती है, ग्रोथ मिलती है। पर हम करते हैं कहीं ना कहीं प्रेशर भी मिलता है, जो हमें स्ट्रेस मिलता है काम से। व्हेन दिस प्रेशर बिकम टू मच, तो इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। वर्क स्ट्रेस इज द फीलिंग, वर्क का जो स्ट्रेस है ये एक तरह से टेंशन, चिंता वाली फीलिंग है, जो कि कब आती है, जब आपको मतलब आपकी जॉब से ज़्यादा आपसे डिमांड किया जाता है कि आपकी जॉब तो इतनी है, पर आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप नहीं ये भी करेंगे, आपको डेडलाइन कंप्लीट करनी है, आपकी कैपेसिटी नहीं है उसको हैंडल करने की। तब आता है स्ट्रेस। लिटिल स्ट्रेस कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज, ताकि जो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है ना वो तो आपको करेगा मोटिवेट कि आप और अच्छे से वर्क कर पाओ। पर जब आ जाता है टू मच स्ट्रेस, दैट इज अ हार्मफुल, मतलब इमोशनली आप पे अत्याचार किया जा रहा है। इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी, आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करेगा दोनों को ही, चाहे वो एम्प्लॉय है या चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों पे ही इसका इफेक्ट आएगा। तो आज के टाइम पे स्पेशली इन 2024 या 2025 लिख देना, स्ट्रेस जो है वर्क प्लेस पे बड़ा ही बिग चैलेंज बन गया है, क्योंकि काम कर रहे हो तो आपको स्ट्रेस तो आना ही आना है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मॉडर्न वर्क कल्चर, क्योंकि हमारा मॉडर्न वर्क कल्चर है, नई टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल कंपटीशन है, कुछ भी कभी भी काम में अनसर्टेनिटी है, मतलब कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो इसकी वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन देके आप उसके बाद इसका मीनिंग लिख सकते हो। वर्क स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हो, दैट हार्मफुल फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स जो कि हैपन होता है व्हेन जॉब रिक्वायरमेंट, जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है वो आपके रिसोर्सेज, आपकी ज़रूरतें या आपकी एबिलिटी से मैच नहीं करती है, तब आता है स्ट्रेस, तब आती है टेंशन। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं, आपकी बॉडी, आपको हेडेक होगा, टायर्डनेस होगी, स्लीप इश्यूज होंगे, आपका दिमाग, आपको इरिटेशन होगी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वर्क आपका इफेक्ट होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी। सो वर्क स्ट्रेस इज नॉट ओनली अ पर्सनल इशू, ये कोई पर्सनल इशू नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टाफ अगर दिमागी तौर से कहीं भी बीमार है तो वो कंपनी के लिए भी बैड थिंग हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है कम करना। तो किस तरह के स्ट्रेस होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो एम्प्लॉयज़ को फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला आता है टाइम स्ट्रेस। ये कब हैपन होता है, जब एम्प्लॉयज़ को मतलब टू मच वर्क होता है, काफ़ी कम समय में आपको उस काम को कंप्लीट करना होता है, आपको एक डेडलाइन दे देते हैं, स्ट्रिक्ट डेडलाइन होती है कि अर्जेंट प्रोजेक्ट है, मुझे कल ही सबमिट करो। लास्ट मिनट प्रेशर क्रिएट करना बहुत तगड़ा स्ट्रेस है। ठीक है, कि आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है इन 1 डे, जबकि नॉर्मली इसमें 3 दिन लगते हैं। तो सबसे पहले टाइप का स्ट्रेस है टाइम स्ट्रेस, टाइम कम देते हैं, काम ज़्यादा दे देते हैं। सेकंड, वर्क ओवरलोड स्ट्रेस, जब आप पे वर्क ओवरलोड हो जाता है, क्वांटिटी ऑफ वर्क इज मच मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज, आपकी कैपेसिटी से डबल आपको काम दे दिया जाता है। तो हैंडल द वर्क ऑफ 2 एम्प्लॉयज ड्यू टू स्टाफ शॉर्टेज, कहीं ना कहीं
वर्क ओवरलोड हो जाता है आप पे, इसकी ये भी एक टाइप है वर्क स्ट्रेस का। तो क्या है, रोल एम्बिग्यूटी स्ट्रेस, जब एम्प्लॉयज आर नॉट क्लियर अबाउट देयर ड्यूटीज़ कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लैक ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस, मतलब क्लियरली उनको बताया नहीं जाता कि आपका क्या काम है फ्रॉम मैनेजर्स, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को ये कन्फ्यूज़ कर देता है, इससे भी स्ट्रेस इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल देखिए, न्यू एम्प्लॉय इज टोल्ड कि जस्ट मैनेज द प्रोजेक्ट बट नॉट टोल्ड वट एग्जैक्टली टू डू। जैसे कोई नया एम्प्लॉय आया, उसको बोल दिया कि आपको प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, बट नए बंदे को क्या पता कि कैसे मैनेज करना है, बताओ ना उसको एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है। फोर्थ, रोल कन्फ्लिक्ट स्ट्रेस होता है, जैसे कि एम्प्लॉयज रिसीव कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स। जो एम्प्लॉयज हैं उनको डिफरेंट बॉसेज और डिफरेंट डिपार्टमेंट से ना अलग अलग चीज़ें या अलग अलग काम बोल दिए जाते हैं। एक मैनेजर कहता है कि पहले क्वालिटी आनी कंप्लीट क्वालिटी फर्स्ट कंप्लीट करो, दूसरा कहता है कि नहीं, स्पीड फर्स्ट कंप्लीट करो। तो मतलब हर बंदे की डिमांड अलग अलग आ रही है, हर बॉस आपको अलग ऑर्डर दे रहा है, तो आपका रोल कन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपको कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि मैं इस बॉस की बात मानूं या इस बॉस की बात मानूं। आपको ये स्ट्रेस हो रहा है कि मैं पहले किसका काम करके आऊँ। फिफ्थ, इंटरपर्सोनल स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस कॉज्ड बाय पुअर रिलेशनशिप विद कलीग्स। आपका किसी के साथ, कलीग्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, सबॉर्डिनेट्स नहीं है, सुपरविजन्स नहीं है। ठीक है। पुअर रिलेशनशिप होने की वजह से इंटरपर्सोनल, कंपनी के अंदर ही रह के इंटरपर्सोनल स्टाफ के साथ जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, बुली करे जा रहे हैं, आपको हैरेस कर रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी एक मेन रीजन हो जाता है स्ट्रेस का। ठीक है। नेक्स्ट, जॉब इनसिक्योरिटी, कि आपकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, इसका स्ट्रेस रहता है कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, इकोनॉमिक डाउनटर्न आया, स्लो डाउन आया, ऑटोमेशन आया, तो आपकी जॉब चली जाएगी, आपको आपकी जॉब खोने का खतरा बना रहता है कहीं ना कहीं, ये भी एक स्ट्रेस का कारण है। वर्क लाइफ इनबैलेंस, जो आपकी वर्क लाइफ इम्बैलेंस है उसका स्ट्रेस, बैलेंस करना प्रोफेशनल वर्क को पर्सनल लाइफ के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार हो जाता है कि स्पेशली ये कहाँ पे कॉमन होता है, जब हाइब्रिड एंड रिमोट जॉब्स होती हैं कि घर पे रह के काम करो, तो आपके ऑफिस और घर के बीच में कहीं ना कहीं क्लियर काम और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बाउंड्रीज होनी चाहिए, जिसको बैलेंस करना कई बार मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रेस का टाइप है चेंज रिलेटेड स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं रैपिड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज लाइक रीस्ट्रक्चर, मर्जर या अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू लीडरशिप, इसकी वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है कि कंपनी में कोई नया स्ट्रक्चर आ गया या कोई मर्जर हो गया, कई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो कई बंदों को इसकी वजह से कि हाय नया चेंज आ गया, उसको लेके भी वो स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं। एम्प्लॉयज फील अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर, की फ्यूचर में क्या होगा, अनसर्टेनिटी आ जाती है। ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं स्ट्रेस के, जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय को उसके वर्क प्लेस पे स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, कम टाइम हो, वर्क ओवरलोड हो, रोल अलग अलग हो। ठीक है। तो काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट हैं या स्ट्रेस के कारण है। अब क्यों एक स्ट्रेस बिगर चैलेंज है 2025 में, ये क्वेश्चन में 2024 में पेपर में आया, इसलिए 2024 है। ठीक है। क्यों ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है स्ट्रेस आज के टाइम पे, क्या ये ऐसा है? यस, स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन टूडेज ऑर्गेनाइजेशन, और इसको ना आपने बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं क्यों स्ट्रेस एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इसके बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहले, टेक्नोलॉजी दिन बाय दिन बदलती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डिजिटल टूल्स कहीं ना कहीं काम करने के तरीकों को बदल रहे हैं। एम्प्लॉयज़ को प्रेशर फील हो रहा है कि अगर हमने नई चीज़ें नहीं सीखी तो हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा, हमारी जगह किसी और को ले आएंगे। ठीक है। सेकंड, इसका कारण वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड मॉडल, वर्क फ्रॉम होम ने क्रिएट कर दिया है 24/7 वर्क कल्चर, कि 24/7 आपको अवेलेबल रहना है। तो एम्प्लॉय इजीली ना अब ऑफिस के काम से सेपरेट नहीं हो सकता, उसकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं बर्न आउट हो रही है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ट्रिगर करती है इंसान को। ठीक है। तो ये चीज़ें स्ट्रेस का कहीं ना कहीं कारण बन रही हैं। थर्ड क्या है, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रहा है। यहाँ पे पॉइंट्स मैंने नंबरिंग गलत कर दिया आई थिंक, क्योंकि शीट चेंज हुई होगी ना पीपीटी में। तो ये थर्ड पॉइंट है, ग्लोबल कंपटीशन। एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यू प्रेशर फेस करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, फास्टर कर पाएँ, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन है। ग्लोबल लेवल पे एक तो होता है कि आपको एक कमरे में 4 लोग हैं, सिर्फ उनसे कम्पीट करना है, तो आपको ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करना है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो इसका भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज होता है, स्ट्रेस आता है, इससे भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, रिसेशन आ गया, ले ऑफ आ गया, कॉस्ट कटिंग आ गया, इसलिए जॉब की इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। हाई परफॉर्मेंस प्रेशर होता है कि आपको अच्छे से काम करना है, ज़्यादा काम करना है, कम समय में काम करना है, कंपनीज डिमांड करती हैं, कंटिन्यू आपको मॉनिटर करती रहती है, परफॉर्मेंस को रिव्यू करती रहती है, इसलिए एक टेंशन क्रिएट होती है कि हमें हर टाइम अच्छा ही देना है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में,
क्योंकि हर समय हमें अपना बेस्ट देना है। एक भी गलती और हमें गेम से बाहर कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही लाइन में लगे हुए हैं उस जॉब को पाने के लिए। तो स्ट्रेटेजीज क्या है, कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशंस कैन यूज़ बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को वो यूज़ करती हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए या मैनेज करने के लिए। सबसे पहले वो वर्कलोड को मैनेज करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं काम को प्रॉपरली अमंग द एम्प्लॉयज़, एक रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करती हैं, अवॉइड करती हैं कि कोई भी ओवर टाइम या अननेसेसरी उनसे काम नहीं करवाना है। सेकंड, क्लियरली हर बंदे के रोल को डिफाइन करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं उनसे प्रॉपरली, प्रोवाइड करती हैं क्लियर जॉब डिस्क्रिमिनेशन कि किस बंदे ने क्या काम करना है, क्या गोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको प्रॉपरली समझाया जाता है। थर्ड, एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन करवाई जाती है, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जाता है किसी भी तरह के डिसीजन को लेते वक्त। उनको कुछ कंट्रोल दिया जाता है कि हाउ दे परफॉर्म टास्क, कैसे वो उनकी फीलिंग्स या हेल्पनेस को रिड्यूस किया जाए। तो उनकी पार्टिसिपेशन जब इन्वॉल्व होगी तो उनके हाथ में कुछ कंट्रोल आएगा, कैसे काम करना है वो समझेंगे चीज़ों को, तो उनको स्ट्रेस कम होगा कि हाँ ये काम ऐसे होगा, बेमतलब की टेंशन नहीं लेनी है। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए पॉलिसीज आएंगी, फ्लेक्सिबल वर्किंग के आवर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे कि आपको कब काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है जब ज़रूरत हो, इसके लिए ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको पेड लीव्स दी जाएंगी, वेकेशन दी जाएंगी कि आप रिलैक्स कर पाओ। फिफ्थ, ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, स्किल्स की आपको डेवलप करवाया जाएगा, आपको रेगुलर ट्रेनिंग, ताकि आप नई टेक्नोलॉजी को हैंडल कर पाएँ, नए टास्क को कंप्लीट कर पाएँ, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, कहीं ना कहीं फ्यूचर में फेलियर का जो डर है वो कम होने लगेगा। सिक्स्थ पॉइंट, काउंसलिंग दी जाएगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स लाए जाएंगे, वर्कशॉप्स मेडिटेशन की अरेंज की जाएंगी आपके लिए, योगा क्लासेस, ताकि आप रिलैक्स रहो। ठीक है, आप में कोई भी स्ट्रेस नहीं बिल्डअप होना चाहिए, क्योंकि फिर उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, वो कंपनी में टीम वर्क को प्रमोट करेंगे कि सब लोग मिल के कॉपरेशन के साथ कॉपरेट करें, एक दूसरे के साथ मेंटेन करेंगे, एक रिस्पेक्टफुल और हैरेसमेंट फ्री वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट वो बिल्ड करेंगे। ओपन कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं इंकरेज करेंगे कि आप कोई भी प्रॉब्लम है मैनेजर के साथ इजीली आके डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद एट्थ, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, आप उनको अप्रिशिएट करोगे, रिवॉर्ड्स दोगे अपने एम्प्लॉयज़ को अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस परफॉर्म करते हैं। एक मोटिवेशन मोटिवेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, लोग अपने काम से सेटिस्फाई होंगे, इससे भी स्ट्रेस रिड्यूस होगा। और उसके बाद लास्ट, वेलनेस के प्रोग्राम लाओगे, यानी कि उनको जिम की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करोगे, मेंटल हेल्थ डेज दोगे, उनको हेल्थी चेकअप्स प्रोवाइड करोगे, फिजिकल फिटनेस प्रोवाइड करोगे, इनकरेज करोगे, मेंटल वेलबींग पे उनकी फोकस करोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने बताए हैं जिससे आप लोग स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया स्ट्रेस वाला क्वेश्चन, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी इसको स्किप ना करे। और एक क्वेश्चन और है, अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर क्वेश्चन है, जो कि पिछले 3 सालों से पूछा जा रहा है। बट इस क्वेश्चन की एक डिसएडवांटेज ये है कि ये कई बार क्वेश्चन 8 मार्क्स में डाल देते हैं, कई बार इसको 15 में डालते हैं। बट स्ट्रेस वाला तो 15 में ही आएगा या 20 में, जैसे भी आपको एग्जाम में आता है। बट ये वाला थोड़ा ये कर देते हैं कि कई बार 8 में 1 पॉइंट डाल दिया, 8 मार्क्स का 2 पॉइंट का करके डाल देते हैं। बट ये क्वेश्चन आपको हमारी पिछले साल की प्लेलिस्ट के यूनिट 4 वाली वीडियो में मिल जाएगा। यूनिट 4 वाली वीडियो में आपको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का पहला ही क्वेश्चन है जिसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के चारों यूनिट्स की बात, और यही पे हमारी पीपीटी भी हो जाती है कंप्लीट। गाइस, मेरी बात ना ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो मैं आपको पीपीटी बता रही हूँ कि ये चारों यूनिट्स हैं, आप इजीली इनको समझ सकते हो। प्लेलिस्ट पे आपको विजिट करना बहुत इजी है। चैनल पे इंस्टा की आईडी है जिसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, यहाँ से प्लेलिस्ट ले सकते हो। अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, यहाँ पे चैनल विजिट करोगे, ज्वाइन का ऑप्शन भी दिख जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप लोग मुझे इंस्टा पे बता सकते हो। बाकी अगर कुछ भी डाउट्स है, कमेंट सेक्शंस आर द ओपन, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।